उस इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जाता था? क्या मकसद दिया फिर उन्होंने तुम्हें? क्या करना था तुमने यहाँ? मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, वहां सिर्फ ये बताया जाता था कि दूसरे को ट्रैप किस तरह करना है, दूसरे का मकसद किस तरह भुलाना है और अपनी राह पर कैसे लगाना है। तुम इसे यूं समझते हो जैसे कोई जांबाज सिपाही अपनी जान देने के लिए अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हो। मेरा काम ये है कि मैं उसे अपनी जानिब कैसे मुतवज्जा करती हूँ और उसे अपना मकसद बुलाकर किस तरह अपनी राह पर लाती हूँ। उसने अपनी उंगलियां मेरे गालों पर फेरते हुए कहा, तुम तो बहुत अच्छी फाइटर हो, फिर ये क्यों? मैंने पूछा तो वो बोली, हमें किसी भी फन की जरूरत पड़ सकती है। हमें अदाकारी भी सिखाई गई है, मेकअप करने से लेकर जदीद तरीन असला चलाने तक सब कुछ सिखाया गया है। क्यों? किस मकसद के लिए? कहा ना, सोच तब्दील करने के लिए। मतलब एक डीवीडी है, इसमें एक सीडी चल रही है। डीवीडी वही दिखाएगा जो उस सीडी पर है। डीवीडी बेचारी की कोई हैसियत नहीं है। सीडी निकाल कर दूसरी लगा दो, स्क्रीन पर वही होगा जो एक सीडी में है। इंसान कुछ भी नहीं है, वो तो वही अमल करेगा जो उसमें सोच है। कह लो कि उसके अमाल उसकी सोच को जाहिर कर रहे हैं, या सोच का मजहर उसके अमाल है। मेरा काम सिर्फ सीडी तब्दील करना है। वो यूं कह रही थी जैसे किसी ट्रांस में हो। तब मैंने पूछा, यहाँ क्या मकसद देकर भेजा गया था तुम्हें? यही कि यहाँ आकर मैं शादी करूं, बच्चे पैदा करूं। पहले अपने शौहर को अपने हाथ ट्रैक पर लाऊं, फिर अपने बच्चों को। जितने बच्चे होंगे कल वो माँ बाप बनेंगे। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, औरतों मर्दों को अपनी सोच पर लाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने लोगों की सोच बदलनी है। उसके लिए मेरा जिस्म कोई अहमियत नहीं रखते। मैं अपने शौहर के अलावा किसी एक बंदे को जाल में फंसाकर उससे जो मर्जी करवा सकती हूँ। क्या तुम्हें इसमें कोई कामयाबी मिली? मैंने पूछा तो वो बोली, हाँ, मेरा पहला तजर्बा। दिल्ली में मौजूद एक मुसलमान लड़का था, फरीदुद्दीन उसका नाम था। वो मुझ पर आशिक हो गया। मैंने उसे यूं बदला कि अब ना तो वो हिंदू है और ना मुस्लिम। ऐसा क्यों किया जा रहा है संदीप? क्या तुमने कभी सोचा? मैंने पूछा। मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं। जिस्मानी लज्जत, पैसा, अच्छी जिंदगी जो मिल रही है तो मुझे सोचने की जरा बराबर भी जरूरत नहीं। मुझे सिसक सिसक कर जीने, दूसरों की बेवफाई पर मातब करने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसने अपने नरम होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए। मैं चंद लम्हे साकत रहा। मैं इसका खौफनाक मंसूबा समझ गया था। उसका बदन गर्म हो रहा था जबकि मेरा दिमाग तपने लगा था। तब अचानक मैंने उसे खुद से अलग कर दिया और उठ बैठा। वो तड़प कर सीधा होते हुए बोली, क्या हुआ? क्या मुझे भी तुम ट्रैप कर रही हो? मैंने उसे अपने सामने बिठाकर पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम में उसी को देख रही हूँ। मैं तो दिल से तुम्हारी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे अपने हो। उसने मुंतशिर लहजे में यूं कहा जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया गया हो। संदीप कौर, मुझे तुमसे इंतहाई हमदर्दी है, क्योंकि तुम खुद ट्रैप हो चुकी हो। जिन्होंने तुम्हें इस तरह का बना दिया है, उन्होंने पहला तजर्बा तुम पर किया है। पता है उन्होंने तुम्हें क्या बना दिया है? एक कुतिया। ये तुम क्या कह रहे हो? वो यूं बोली जैसे उसे मुझसे ऐसी किसी बात की तवक्का ना हो। मैंने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए कहा, यूरोप, अमेरिका, ये ऐसे ही मुल्कों के कल्चर में लड़कियों का एक तबका ऐसा भी है जो खुद को बिच यानी कुतियां कहलवाने में और कुतिया जैसा तर्ज अमल अपनाने में फख्र महसूस करती हैं, जिनसी महक छोड़ती हैं और अपने पीछे हर वक्त लड़के लगाए रखती हैं। जिसके पीछे जितने लड़के हों उतनी ही काबिल फख्र समझी जाती है। क्या तुम जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन इसमें इन लड़कियों का क्या कसूर? इनका माशरा उन्हें इजाजत देता है। वो एहतजाजन बोली। मान लिया, लेकिन ये भी तो देखो, वो माशरा उन्हें बना क्या रहा है? एक कुतिया, मतलब उसे इंसान नहीं एक हैवान बनाना चाहता है, जो दूसरों की सोचों को बिना सोचे समझे कबूल करके हैवानी जिंदगी गुजारे चले जा रही है। इंसान ऐसा नहीं, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं नहीं समझती कि मेरे साथ कुछ हुआ है। वो तनक कर बोली। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मैं सिखनी हूँ। उसे तेजी से कहा। तो क्या तुम सिखनी रही हो? क्या तुम जानती हो कि सिख रवायात क्या है, कुंवर क्या होती हैं? उन्होंने एक दुश्मन कौम का जहन बदलने के लिए अपनी ही दूसरी दुश्मन कौम को इस्तेमाल किया है। कोई सिख भी 84 का सानहा नहीं बोल सकता, मगर वो तुम्हें बुलाने में कामयाब हो गए। उन्होंने तुम्हें कुंवर से कुतिया बना दिया। क्या हो तुम?
ایک कुंवर हो या एक कुतिया। मैंने कहा तो वो फटी फटी निगाहों से मेरी जानब देखने लगी, फिर काफी देर बाद मुर्दा लहजे में बोली, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। सोचो और खूब सोचो, जितना सोचोगी तुम्हें अपना आप नजर आएगा। आखिर में तुम्हें यही लगेगा तुम्हें एक इंसान से जानवर बना दिया गया है। मैं इस मौजू पर तुमसे जितनी चाहे बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। दुनिया में झूठे आदमी औरत ही को इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो हम में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद संदीप कुंवर के सिसकने की आवाज आई। मैंने उसे रोने दिया। मैं चाहता था कि वो जी भर के रो ले। कुआं और डेरा नुमा फार्म हाउस के दरमियान काफी फासला था। कुएं पर मध्यम रोशनी थी, जबकि डेरे पर 2 बल्ब रोशन थे। मैंने रिस्ट वॉच देखी। रिस्ट वॉच पर रात के 1 बजे से ज्यादा का वक्त न दिखाई दे रहा था, लेकिन जरा सी भी हलचल नहीं हुई थी। मेरे पास राब्ते के लिए फोन नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ फायरिंग की आवाज का मुंतजिर था। जैसे ही फायरिंग होती मुझे फार्म हाउस तक जाना था। मैं इस मंजर में खोया हुआ था, जबकि संदीप रोती चली जा रही थी। अचानक वो एकदम से खामोश हो गई, फिर बोली, वापस चलें? अभी नहीं, मुझे किसी का इंतजार है। मैंने कहा, किसका? वो हैरत से बोली, अपने दुश्मन का। मैं सुकून से कहा, कौन है तुम्हारा दुश्मन? उसने फिर पूछा, तुम हो मेरी दुश्मन। तुम कब अपना रंग दिखाती हो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तुम्हारे दिल में क्या है मैं नहीं जानता। तुम सिर्फ जिस्म की पुकार पर मेरी जानब बढ़ी हो, और ऐसा नहीं हो सका। अब मैं तुम्हारे लिए बेफायदा हूं। तुम किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती हो। मैंने जानबूझकर उस पर तंज किया। मैं एक लफ्ज भी नहीं कहूंगी। उसने जवाब दिया तो मैंने पूछा, क्यों? मैं इस पर भी कुछ नहीं कहूंगी। ये कहकर वो चारपाई से उठ गई। मैं उसे देखता रहा। तकरीबन 2 बजे के करीब एक बाइक को फार्म हाउस से निकलते हुए देखा। वो कुएं के ट्रैक पर ही आया और हमारे करीब आता चला गया। संदीप एकदम से अलर्ट हो गई। ये वही लोग हैं जिनके कुएं पर हम बैठे हैं, मैंने कहा। तो वो काफी हद तक रिलैक्स हो गई। चंद लम्हे बाद नजीर तारक के साथ उसका मातहत आ गया। उसने पहले संदीप की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ तवज्जो किए बगैर मेरी तरफ आ गया और सेल फोन मुझे देते हुए बोला, आपकी एक कॉल बार बार आ रही है, नंबर भी कोई नहीं। मैंने कहा, जरूरी ना हो, ठहरो, मुझे राब्ता करने दो। मैंने स्क्रीन पर देखा वो अरविंद कॉल कर रहा था। उसने कॉल की तो फोन पिक करते हुए कहा, शायद वो लोग आपकी चाल को समझ गए हैं। मुझे नहीं लगता अब कुछ होने वाला है। उसने कहा, वो कैसे? मैंने पूछा। उन्होंने फोन ट्रेस ही नहीं किया। मेरा ख्याल है वक्त जाया न करें। उसने कहा, फिर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो बोला, वो जो बात है उसके बारे में काफी मालूमात मिली हैं, वो मैंने आपको मेल कर दी हैं। ओके, मैं देखता हूं, मैंने कहा और फोन बंद करके जेब में डाला और नजीर तारक को निकलने का इशारा किया। वो वापस पलट गया। मैंने संदीप कुंवर की तरफ देखा और चल पड़ा। मैं ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। संदीप आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरे साथ वाली सीट पर आन बैठी। मैंने वापस जाने के लिए गियर लगा दिया। मैंने सिर्फ 2 घंटों के लिए आंख लगाई थी। सोने से पहले मैंने बानीता कुंवर को मुख्तसर बताकर अलर्ट कर दिया था कि अब संदीप कुंवर कुछ भी कर सकती है। सलमान और फहीम आ चुके थे और कमरे में मौजूद फोन का ऑपरेशन करने में मसरूफ थे। मैं बेदार हुआ तो मल जगह अंधेरा फैला हुआ था। मैंने मुंह पर पानी के छपके मारे और नीचे जाने लगा। सीढ़ियां उतरते हुए मैंने अरविंद को फोन किया तो दूसरी जानब रिनीत कंवर थी। मेरी कई दिनों बाद उससे बात हुई थी। हाल अहवाल के बाद मैंने पूछा, क्या हाल है, कैसे गुजर रही है? बहुत अच्छा, यहाँ बहुत सुकून है और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। मतलब वो सब जो इस वक्त दुनिया में सबसे टॉप पर है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हूँ। बहारत तो कुएं का मेंढक थी। उसने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है। अरविंद बिजी है क्या? मैंने पूछा तो वो तेजी से बोली, वो सो रहा है। आपने जो मालूमात उसके जिम्मे लगाई थी वो मेरे पास है, बताओ। मैंने आखिरी सीढ़ी उतरते हुए कहा और रुककर रुनीत की बात को सुनने लगा। वो तस्वीर एक आर्मी ऑफिसर की है। बुनियादी तौर पर वो हिंदू है और सूरतगढ़ के करीब एक गांव शिवनगर का रहने वाला है। उसका नाम सुनील वर्मा है। तकरीबन 11 बरस पहले उसने आर्मी ज्वाइन की थी। उसकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि वो काफी सलाहियतों का मालिक है। वो सलाहियतें क्या हैं उसकी कोई तफसील नहीं मिली। बाकी उसकी डिग्रियां हैं और उसके इजाजात वगैरह हैं।
ओके रुनीत, मैं बाद में बात करता हूँ, मैंने कहा और बाहर की जानिब चल दिया। मैं घूमकर उस जगह आ गया जहाँ से तहखाने के लिए रास्ता उतरता था और फिर तहखाने में उतर गया। वहाँ सुकून था। नजीर तारिक एक तरफ पड़ा था और उसके करीबी डॉक्टर सोया हुआ था। 4 गार्ड्स हर कोने में मौजूद थे और सुनील वर्मा बेड पर आंखें मूंदे लेटा हुआ था। मुझे देखते ही नजीर तारिक उठ गया। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, काफी थक गए हो? नहीं, थका नहीं, बस इंतजार की कोफ थी। उसने मुस्तद होते हुए कहा, ये बेहोश है या? ये पूछते हुए मैंने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। दवा के जेर असर है, अभी जगा देता हूँ, उसने कहा तो मैंने उसे उठाने का इशारा किया। नजीर तारिक इसके पास गया और उसे उठा दिया। उसने आंखें खोली तो उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैंने महसूस किया कि वो मुझे पहचान नहीं पाया। मैं चंद लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, कैसे हो बास? मैंने कहा तो वो बुरी तरह चौंक गया। उसने मेरी आवाज पहचान ली थी और उठकर मेरी तरफ हवनकुं की माने देखता चला जा रहा था। तब मैंने कहा, बास तुम तो मुझ तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े दावे करने वाला एक हकीर चूहे की तरफ हंस गया। उसने मेरी बात सुनी और चंद लम्हे मेरी तरफ देखते रहने के बाद बोला, सिर्फ 2 चीजों ने तुम्हारा साथ दिया है तो तुमने मुझे पकड़ पाए, वरना तेरे फरिश्ते भी मुझ तक ना पहुंच सकते। और वो है कुदरत और इत्तफाक। कुदरत ने तेरा साथ दिया और इत्तफाक ऐसा बन गया कि तुम मुझ तक पहुंच गए, वरना मैं जानता हूं कि तेरी इतनी औकात नहीं है। उसके लहजे में वही नफरत अवध कर आई थी जो मैं उससे पहले पकड़े हुए लोगों की आंखों में देखी थी। उसी लम्हे मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने सुनील वर्मा को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि नजीर तारिक को एक तरफ आने का इशारा किया। वो मेरे साथ जरा सा अलग हुआ तो मैंने उससे कहा, पता करो वो लोग जो हमने पकड़े थे वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, फौरन। ओके, उसने कहा और बाहर की जानिब चल पड़ा। मैं वापस पलटकर उसके पास आ गया और उसके माथे पर उंगली रखते हुए बोला, मेरी औकात क्या है और क्या नहीं ये तो रब जाने, लेकिन तू अपनी औकात तो देख कि तू इस वक्त किस हालत में है सुनील वर्मा। एक लम्हा है मेरे पास और एक छोटी सी बुलेट, यहां उतार दूं, ये है तेरी औकात। मैंने कहा ना तेरी किस्मत अच्छी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो तू खड़ा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तेरा वक्त है, तू कर सकता है। गोली मार दो या ना मारो, मुझ पर तेरा कोई एहसान नहीं है। उसने उसी नफरत से कहा, मैं भी तुम पर कोई एहसान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जितने बड़े तेरे दावे थे और जितनी बड़ी बातें तू अब तक कर रहा है, इतने दलेर भी हो। मुझे जरा सी खुशी तो हो कि मेरा दुश्मन कोई दलेर आदमी है, कोई हेजड़ा नहीं जो अब अपाहजों की तरह पड़ा। मुझे ये पता ही नहीं चला कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। बातें ही करोगे या मुझे गोली भी मारोगे? उसने कहा तो मैं हंसते हुए बोला, खुदकुशी करना चाहते हो? ये तो बुज़दिल लोग करते हैं। ये कहकर मैंने एक लम्हे के लिए रुका और कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तंदुरुस्त। उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते थे? क्यों मेरी तरफ मतवज्जा? इतने लंबे वक्त की जरूरत नहीं है, अभी कह देता हूं। तुमने मेरे मुल्क में बड़े हंगामे किए हैं और मैं तुम्हें पकड़कर टारगेट लेकर यहां आया था। मैंने तुझे वापस ले जाना है, अब भी मेरा दावा है। उसने एकदम से घराते हुए कहा, अपने इन्हीं चंद करतबों से जिसकी वजह से तुम मुझे पकड़ ना सके? ये कि मैं कहकर मैं जानबूझकर हंस दिया, हालांकि मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर तुम जरा आराम करो, ठीक हो जाओ, फिर तेरे साथ बात करूंगा। हमारी इन्हीं बातों के दौरान डॉक्टर उठ गया था। वो हमारे करीब आन खड़ा हुआ, इससे पहले कि मैं डॉक्टर से कुछ पूछता। मेरी निगाह तहखाने के दरवाजे पर पड़ी। वहां संदीप कौर खड़ी थी। मैं तेजी से उसकी तरफ लपका और उसके पास जाकर कहा, क्या बात है? तुम यहां क्यों आई हो? उसने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए हवनकुं की मानद पूछा। यहां कोई भारतीय रखा हुआ है, कोई कैदी? तुम्हें क्या लगता है? मैंने इसके बदले हुए चेहरे पर देखते हुए पूछा। बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें कोई नुकसान हो, प्लीज। उसने यूं लजालत
और मिन्नत भरे लहजे में कहा कि मुझे खुद तजस्सुस होने लगा, ये क्या चाहती है? और ऐसा उसने कैसे समझा कि यहाँ कोई कैदी है और वो भी बाहर थी? पहले ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? एक महक है जो मुझे इसकी जानिब खींच रही है। मुमकिन है वो वही हो। वो ट्रांस में बोल रही थी। आओ। तब मैंने एकदम से रिस्क लेने का फैसला करते हुए कहा। वो मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसके साथ यूं मुहतात होकर चल रहा था कि जैसे किसी भी लम्हे अगर कुछ करने की कोशिश करे तो मैं वो कुछ ना करने दूं उसे। वो नरम कदमों से चलती हुई नीचे पहुंच गई। फिर जैसे ही उसने सुनील वर्मा की तरफ देखा तो उसके मुंह से सिसकारी नुमा हैरत से निकला, कैप्टन शर्मा तुम? वो एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, फिर एकदम से यूं नॉर्मल हो गया जैसे उसे कतन हैरत ना हुई हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी मैंने कहा, ये तो सुनील वर्मा है। अब समझी हूं, इसके कई नाम हो सकते हैं। जमाल ये वही है, मैंने जिसके बारे में तुम्हें बताया था। यही है जो तेरे जैसे खुशबू लगाता था। वो चीखते हुए बोली। तो सुनील वर्मा या शर्मा के मुंह से बेसाख्ता निकला, अच्छा तो तुम्हें वो खुशबू बचा गई। मैं भी कहूं, मेरा शिकार कभी भाग नहीं सकता। ये चमत्कार कैसे हो गया? फिर लम्हा भर रुक कर बोला, कहा ना कुदरत और इत्तेफाक ही तुझे बचा पाए हैं, और संदीप को रुका होना यहां मेरी इस बात का सबूत है। ये कहकर वो पागलों की मानंद हंस दिया। खाना खाओगे? मैंने सुकून से पूछा। नहीं, मर जाऊंगा, तेरे हाथ से खाना नहीं खाऊंगा। मुझे आजाद कर दो या मुझे मार दो बस, उसे नफरत से कहा। तो मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूरे एतमाद से कहा, जा, तुझे आजाद किया, तुम जा सकते हो। ये कहते हुए मैंने गार्ड को कुछ भी ना करने का इशारा कर दिया। वो यूं हो गए जैसे उसे जाने पर कुछ भी ना करने का इरादा रखते हो। फिर मैंने उसे इशारा किया कि वो जा सकता है। वो बैठा सोचता रहा, फिर एकदम से बेड पर ढह गया। तभी संदीप आगे बढ़ी और उसे बालों से पकड़कर बोली, मर्द बन, हेजड़ा न बन। उसने तुझे जाने का कह दिया है तो तू अब जाता क्यों नहीं? निकलो और दफा हो जाओ यहां से। ये कहते हुए उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। वो तड़प पर रह गया। या फिर बको जो कुछ ये जमाल पूछ रहा है। मुझे इसे कुछ नहीं पूछना, और ये अपनी बेवकूफी की वजह से अपना रास्ता खुद खोटा कर बैठा है। अब भी वक्त है, जा सकते हो। मैंने बाहर की जाने भी जाने का इशारा किया। तभी मेरा फोन पड़ा, बज उठा। ये सलेमान का फोन था। हेलो, कहाँ हो? बोलो क्या बात है? हमने वो फोन देख लिया, उसी के बारे में बताना था। हाँ, सी जदीद तकनीक है, इतनी एडवांस कि कोई आम आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, मैंने कहा और बाहर की जानब चल दिया। मैंने इन सबको वहीं रहने दिया। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। ये रिस्क मैं संदीप कंवर के लिए लिया था। मैं देखना चाहता था कि वो क्या करती है, इस वक्त वो क्या करती है। उसके इसी अमल पर मैं इसके बारे में फैसला करने वाला था। मैं जो ही तहखाने से बाहर निकला, नज़ीर तारिक तकरीबन भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मेरे करीब पहुंचकर वो तेजी से बोला, ये आपने कैसा फैसला कर दिया? उन्हें जाने का कह दिया? मैंने कह दिया, अब तुम जो चाहो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो समझ गया कि मैं क्या चाह रहा हूं। उसने इत्मीनान की तवील सांस ली। वो तहखाने में होने वाली बातें वहीं कहीं लगे हुए माइक से सुन रहा था। ये जानकर मुझे खुद एतमाद हो गया। मैंने कुछ पूछा था। वो 6 बंदे हैं, उनमें 2 हिंदू हैं और बाकी 4 सिख हैं। ठीक हो गया। अब तक मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनके साथ क्या करना है। तुम्हारा महकमा और तुम्हारी वजारत एक बहुत बड़े कारनामे के लिए तैयार हो जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से ऊपर की जानिब चला गया। वो दोनों मेरे इंतजार में बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाकर बैठा तो सलमान ने बास का सेलफोन मेरे सामने रखते हुए कहा, एक आम से फोन में ऐसा प्रोग्राम होता है कि आप उसमें बोलो तो वो सामने से लफ्ज स्क्रीन पर दिखा देता है, जबकि उस फोन में एक सुपरसोनिक तकनीक इस्तेमाल की गई है। ये भी इसी बुनियाद पर है। इसका ताल्लुक इंसान से जोड़ा गया है। कैसे? मैंने तजस्सुस से पूछा। देखिए, हर इंसान के बदन से जहां हरारत खारिज होती है, वहां उसकी अपनी एक महसूस लहरें भी निकलती हैं। ये हर इंसान में इनफरादी होती हैं। हर इंसान की लहरें दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जैसे हर सेल फोन का अलग से नंबर होता है, या फिर इंसानी जिस्म में इसके हाथ की लकीरें,
या अंगूठे का निशान। हर इंसान एक दूसरे इंसान से बहुत सारी बातों में मुनफरिद है, तो उन्होंने अपनी तकनीक को इंसानी जिस्म से खारिज होने वाली लहरों पर रखा हुआ है। उन्होंने तुम्हारे जिस्म की लहरों को खोजा है और फिर उसे इसमें फीड कर लिया। तुम जहां भी होगे इस स्क्रीन पर जाहिर हो जाता है, ये देखें। ये कहकर उसने स्क्रीन को रोशन किया। उस पर 3 लहरें बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन इनके रंगों में थोड़ा बहुत फर्क था। फहीम उठकर जरा दूर हुआ तो वो लहर हरकत करने लगी। सलमान ने इसे महफूज कर लिया। अब ये जहां भी होगा इसके बारे में निशानदेही होती रहेगी। सलमान ने हतमी अंदाज में बताया। तो ये थी वो तकनीक, मैंने कहा, और उसके साथ ही सब समझ गया कि वो मेरे साथ क्या करता रहा है। तभी मैंने कहा, अब देखो मैं इससे कैसे बच गया। मैंने कहा तो वो दोनों मेरी तरफ तजस्सुस से देखने लगे। मैंने तफसील बताई तो उन्होंने खामोशी से सुना। तभी फहीम उठा और कमरे के कोने में एक रखे हुए बैग तक गया। वहां से उसने परफ्यूम की बोतल निकाल ली और खुद पर छिड़कने लगा। तभी वो लहर मादूम हो गई। जाहिर है वक्ती तौर पर ये इंसानी जिस्म की लहरें डिस्टर्ब तो करती है, जैसे कि कुत्ता भी इसी तकनीक पर भौंकता है। असल में कुत्ते को देखकर इंसानी जिस्म से ऐसी शुआएं खारिज होती हैं कि कुत्ता डर जाता है और वो अपने बचाव के लिए ये सब करता है। खैर, ये भी तकनीक अभी आम नहीं हुई। मैं अरविंद को बता दूं, ये जसपाल के पास भी होनी चाहिए। सलमान ने कहा तो मैं सोचते हुए कहा, मजा तो तब है अगर इसका तोड़ भी तलाश कर लो। अब हो जाएगा, उसने इत्मीनान से कहा। अच्छा, अब नीचे एक कैदी पड़ा हुआ है, उसे पता नहीं चलना चाहिए, उसकी लहरें ले लो, क्योंकि ये तकनीक उसी के सेल फोन से थी। मैंने बताया तो वो हर बात समझ गए कि उन्हें क्या करना है। वो उठ गए। तब मैंने नूतन गवर को पूरी तफसील से आगाह कर दिया। उससे पूछा कि अब संदीप का क्या करना है। वचन गवर से पूछ कर बताओ। उसने कुछ देर ठहर कर जवाब देने को कहा तो मैं उठकर बानीता गवर के पास चला गया। मुझे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की रिपोर्ट का इंतजार था। नया पैराग्राफ। सुबह का सूरज अभी तलू नहीं हुआ था, लेकिन तलुए शहर के बायस रोशनी फैल रही थी। जसपाल अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ खिड़की में से देखा तो बाहर देख रहा था, लेकिन उसका जहन उलझा हुआ था। जसपाल अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ खिड़की में से बाहर तो देख रहा था, लेकिन उसका जहन उलझा हुआ था। बलदेव सिंह ने आते हुए खुशखबरी के बारे में कहा था, वो यही थी कि लोगों में एकदम से उनके लिए हमदर्दी की लहर उठ गई थी, लेकिन ये कोई ऐसा इशारा नहीं था कि वो इलेक्शन जीत जाने की वजह बन सकती थी। उसे ये एहसास हो गया था कि अभी बहुत कुछ करने को है। उसके जहन में ये बात गूंज रही थी कि भारत में इलेक्शन लड़ना और बात है और इलेक्शन जीतना दूसरी बात। ये एक आर्ट है, वही इस्तेमाल करता है जिसे ये आर्ट आता हो। वो यही सोच रहा था कि अगर ये एक आर्ट है तो ये कैसे है, इस आर्ट को कैसे सीखा जाता है, इसे किस तरह अपने लिए इस्तेमाल करे। वो इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि हरप्रीत कौर उसके लिए गिलास में दूध लेकर आ गई। उसने दूध का गिलास उसे थमाते हुए कहा, लो ये पी लो, फिर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। जल्दी से क्यों, आराम से क्यों नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और गिलास में से सिप लेकर पास दरी मेज पर रख दी। हरप्रीत कौर साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए बोलती, जल्दी से इसलिए कि तुम्हें मिलने के लिए थानेदार नीचे लान में बैठा इंतजार कर रहा है। ओह, वो इतनी सवेरे सवेरे? जसपाल ने हैरत से पूछा तो वो हंसते हुए बोली, ये तो वही बता सकता है। अच्छा, मैं आता हूँ, तुम उसे कोई नाश्ता भिजवा दो, जसपाल ने कहा और गिलास उठा लिया। हरप्रीत उठकर चली गई। वो तैयार होकर नीचे आया तो नाश्ते की मेज पर हरप्रीत के साथ किरण कुंवर, नूतन कुंवर और बलदेव सिंह बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। उसे खुशगवार हैरत हुई। वो उनसे मिला तो कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, हरप्रीत तुम तो थानेदार का कह रही थी, वो बैठा है बाहर। वो हंसते हुए बोली, और तुम लोग कब आए हो? उसने पूछा। रात 2 बजे के करीब अनुजीत हमारे साथ ही आया था, वो सुबह सुबह के ही निकल गया है, बलदेव ने कहा। तो जसपाल उठते हुए बोला, मैं जरा थानेदार, तुम नाश्ता करो, बैठा रहने दो इसे, हरप्रीत ने कहा और प्लेट उसकी जानब सरका दी। नाश्ते के दौरान वो निकदर में होने वाले मामले की रुदात सुनाता रहा। यहाँ तक कि वो इंतजामिया और सियासतदानों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर आए थे। खुशगवार माहौल में नाश्ता खत्म कर लेने के बाद बलदेव ने कहा, उसे जल्दी फारिग करके आओ, मैंने तुमसे एक अहम बात करनी है। ओके, जसपाल ने कहा और उठ गया। थानेदार लान में बैठा हुआ था।
जैसे ही वो पोर्च में आया, उसे देखते ही वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जसपाल उसके पास जाकर कुर्सी पर बैठ गया तो वो सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलो कैसे आए हो? मैंने जी आपको सलाम करना था और साहब एक छोटा सा पैगाम आपको पहुंचाना था। उसने शर्मिंदगी और लजालत से कहा, अच्छा मेरे पास वक्त नहीं है, जो कहना है जल्दी से कहो। जसपाल ने सर्द लहजे में कहा, बस ये गलती हो गई, साहब कहते हैं कि माफ कर दे। मैं इसलिए उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसने ये सब किया क्यों, जबकि तुम लोगों का पता था कि गजेंद्र सिंह को मैंने नहीं मारा। मैं इस वक्त कहाँ था और वो कहीं और मरा। और जसपाल ने कहना चाहा तो वो तेजी से बोला, सर माजरत हूं कि आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन ये एक हकीकत है कि आपको या अनजीत जी को अभी सियासी जिंदगी का तजर्बा नहीं है। इन सियासी लोगों के साथ हमारी क्या मजबूरी होती है ये हम ही जानते हैं। मैं बहस नहीं चाहता, मुझे वही करना है जो कानून और इंसाफ चाहता है। अब तुम जा सकते हो। जसपाल ने उठते हुए कहा तो वो मायूसाना लहजे में बोला, जो मैंने कहा। ये कहकर वो वापसी के लिए मुड़ गया। थानेदार चंद लम्हे खड़ा देखता रहा, फिर वो वापस चला गया। जसपाल सीधा अंदर गया, जहां ज्योति ने बताया कि वह सब ऊपर आपके कमरे में बैठे हुए हैं। बलदेव सिंह, नूतन कुंवर, किरण कुंवर के साथ हरदीप भी वहीं बैठी हुई थी। जैसे ही जसपाल सिंह इनके पास बैठा तो बलदेव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जसपाल सिंह जी, ये जानते हो कि माफिया क्या होता है? ये कहकर वो खामोश हो गया। उसने कोई जवाब न दिया तो वो खुद ही कहने लगा, खैर जो भी कहते हैं, तुमने इसका नाम तो सुना ही होगा। चंद लफ्जों में यूं समझ लो, ये खास मकसद के लिए लोगों का इश्तराक होता है जो हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल करते हैं। तुमने क्रिकेट जुआ तो सुना होगा। बाजार कोई बंदा सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी दुनिया में ये जुआ खेला जाता है। आखिर कौन लोग हैं इसे मुनज़्ज़म करने वाले? कोई कुव्वत तो होगी। इसी तरह अब हर मामले में माफिया काम कर रहा है। मईशत पर माफिया, लैंड पर माफिया, यहां तक कि इस सियासत पर भी माफिया ही काम कर रहा है। इसका किसी पार्टी, किसी ग्रोह या किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तुम्हें इस मामले की खबर है? नहीं, मेरे लिए एक नई बात है, लेकिन समझ में आती है। जसपाल ने जवाब दिया, मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरह लैंड माफिया में दलाल होते हैं, माशी मामलात में दलाली चलती है, बिल्कुल इसी तरह आलमी सतह पर सियासत माफिया में भी दलाल मौजूद हैं और ये हर मुल्क में पाए जाते हैं, यहां तक कि भारत में भी। बलदेव ने समझाते हुए कहा, क्या ये किसी आर्ट के साथ इलेक्शन में उम्मीदवार जितवाते हैं? जसपाल ने पूछा। हाँ, निचले दर्जे का सियासी वर्कर भी इसमें शामिल है, जिसे ये खबर नहीं होती कि वो किसके लिए क्या काम कर रहा है, और ऊपर तक वो सारे लोग शामिल होते हैं जिन्होंने हुकूमत बनानी होती है। तो हमें क्या करना है? उसने पूछा। मैंने ऐसा ही एक दलाल तलाश कर लिया है। यहाँ इस हल्के के लिए? उसने पूछा। हाँ, अनुजीत की जीत 100% होगी। रकम इन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी एक के साथ तो सौदा तय करना है। बलदेव ने पूरी यकीन लहजे में कहा। तो जसपाल चंद लम्हे सोचता रहा, फिर फैसला कुन लहजे में बोला, तुम अगर समझते हो कि इन्हें रकम दे दी जाए तो दे दो। मैं ये भी नहीं कहता कि वो जमानत है, पूरी जमानत है। उन्होंने 10 करोड़ मांगे हैं, जिनमें से मैं इन्हें 5 पहले ही दे दिए हैं। उसने पुरसकून अंदाज में कहा। दे दिए न? जसपाल ने चौंकते हुए कहा। हाँ, और मैं इसका मुतालबा भी नहीं करूंगा। बाकी इलेक्शन जीतने के बाद, और अगर वजीर बनाना है वो बाद में डील होगी। समझ लो कि ये इन्वेस्टमेंट है। उसने जसपाल के चेहरे पर देखते हुए कहा। डन हो गया। जसपाल ने कहा, अब हमें चिंता की जरूरत नहीं। अब जो करना है उन्होंने ही करना है, यहां तक कि वो जल्द से भी अरेंज करेंगे और वोटर को घर से भी लाएंगे। ये कहकर वो हंस दिया। अब क्या करना है? किरण कंवर ने पूछा। एंजॉय करो, बाकी सब इलेक्शन के बाद होगा, उसने कहा और कुर्सी पर मुतमईन अंदाज में बराजमान हो गया। इन्हीं लम्हान में नूतन कंवर का फोन बज उठा। वो जमाल का फोन था। उसने सारी बात सुनकर फोन बंद किया और सबको बता दिया। अब क्या करें? नूतन ने पूछा। बचन कंवर से पूछ लें, वो जैसे कहें। उसे मजबूरी भी बता दें कि वो इस वक्त किन लोगों के पास है।
جسپال نے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ باقی سب نے بھی اس کی تائید کر دی۔ نیا پیراگراف۔ شام ہونے کو تھی، الیکٹرانکس انجینئر نے بھی رپورٹ دے دی تھی کہ وہ جو کچھ بھی تھا اس کے کھلونے میں چھپا ہوا تھا۔ عام آدمی کی نگاہ اس کے خفیہ فون پر نہیں پڑتی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کے کھلونے بیچنے والا آدمی کوئی خفیہ ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔